आज के इस वीडियो में समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था। इसमें समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बोल्डिंग के द्वारा दी गई समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। व्यापक अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि मात्राओं के समूह का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत आय का नहीं, अपितु राष्ट्रीय आय का, व्यक्तिगत कीमतों का नहीं, बल्कि सामान्य कीमत स्तर का, व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन करता है। ये बोल्डिंग के द्वारा दी गई परिभाषा है। दूसरी परिभाषा M.H. स्पेंसर के द्वारा दी गई है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समस्त अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े बड़े हिस्सों से है। इसके अंदर ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जैसे बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति की दर, राष्ट्र का कुल उत्पादन आदि, जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था में महत्व होता है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। पहला, समष्टि इकाइयों का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र में जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण व्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है समष्टि आर्थिक चर। समष्टि आर्थिक चर समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जैसे कुल रोजगार, समग्र मांग, समग्र पूर्ति। समष्टि उपकरण। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उन्हें समष्टि उपकरण कहते हैं, जैसे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति या आय नीति इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये थी समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। इसके बाद देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित मुख्य अध्ययन विषय। पहला है आय एवं रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, उसकी विभिन्न अवधारणाओं तथा उसकी माप की विधियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, सामान्य कीमत स्तर और मुद्रास्फीति का सिद्धांत। यह सिद्धांत मुद्रा की पूर्ति के विभिन्न संघटकों, अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव का अध्ययन करता है। व्यापार चक्रों का सिद्धांत। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति में परिवर्तन आता रहता है। अर्थव्यवस्था में कभी तेजी आती है तो कभी मंदी उत्पन्न होती है। इनको व्यापार चक्र कहा जाता है। समष्टि अर्थव्यवस्था में इन व्यापार चक्रों और उससे जुड़ी हुई समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में विकास अर्थात प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। वितरण का समष्टि सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के वितरण से समष्टि सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। सबसे पहला है सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण। सरकारी आर्थिक नीतियों को सफल निर्माण के लिए व्यापक आर्थिक विश्लेषण परम आवश्यक है। इसके लिए आर्थिक समूह जैसे कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल विनियोग, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है इसका आर्थिक विकास। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास का दायित्व अब मुख्य रूप से सरकार पर होता है। इसी तरह से अर्थव्यवस्था का समूचा अध्ययन, इसका तीसरा महत्व है। किसी अर्थव्यवस्था का समूचा अध्ययन करने के लिए हमें समष्टि आर्थिक विश्लेषण को ही अपनाना पड़ता है। अर्थव्यवस्था की प्रकृति, कुल रोजगार का स्तर, जनसंख्या, कुल उत्पादन की मात्रा, राष्ट्रीय आय इसके अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक है समष्टि अर्थशास्त्र। अनेक विशिष्ट समस्याओं का निर्धारण भी सामान्य समस्याओं के आधार पर ही होता है, जैसे किसी फर्म के उत्पादन, रोजगार, कीमत संबंधी समस्याओं का निर्धारण कुल उत्पादन, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर पर निर्भर करता है।
इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं इसका एक मुख्य महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य उनकी आर्थिक प्रगति की तुलना करने के लिए आवश्यक सूचनाएं समष्टि आर्थिक विश्लेषण द्वारा ही उपलब्ध होती हैं। जैसे किन्हीं दो देशों के बीच उनकी तुलनात्मक राष्ट्रीय आय का अध्ययन करके उनके आर्थिक विकास के विषय के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं भी हैं। पहला, सामूहिक अर्थशास्त्री विरोधाभास। व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार के जोड़ को कुल आर्थिक व्यवहार के समान मान लेने से भ्रांतिपूर्ण अवस्था उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति और समाज की बचत। एक व्यक्ति की दृष्टि से बचत करना एक गुण माना जाता है, लेकिन यदि राष्ट्र के सभी व्यक्ति बचत करने लगे तो ये राष्ट्र के लिए के हित में नहीं होता। बैंक जमा संबंधी खतरा। एक व्यक्ति द्वारा बैंक से रुपया निकालने में कोई खतरा नहीं होता, लेकिन अगर देश के सभी लोग पैसा निकालने लगे तो बैंक फेल हो जाएगा। वैधानिक इकाइयों की अवहेलना। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण समाज पर ध्यान दिया जाता है, जबकि वैयक्तिक इकाइयों या छोटे छोटे समूह जिनसे समाज का या अर्थव्यवस्था की रचना होती है उसकी अवहेलना की जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। इसमें जो मुख्य अंतर है वो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी उपभोक्ता की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल रोजगार का अध्ययन या राष्ट्रीय आय का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। समष्टि अर्थशास्त्र ये संसाधनों के अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ये केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है और समष्टि अर्थशास्त्र में इसकी प्रमुख समस्या उत्पादन और रोजगार का निर्धारण है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण अपेक्षाकृत सरल होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण जटिल होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य उपकरण है मांग और पूर्ति है, और समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण मांग और समग्र पूर्ति है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण की समष्टि अर्थशास्त्र जो आर्थिक विश्लेषण पर निर्भरता। एक उपभोक्ता किसी वस्तु की बाजार से कितनी मात्रा खरीद सकेगा, ये बात केवल वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी निर्भर करती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण की समष्टि आर्थिक विश्लेषण पर पूरी तरह से निर्भरता होती है। इसी तरह से समष्टि आर्थिक विश्लेषण की सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर निर्भरता होती है। व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का योग ही अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण करता है। उपभोग, बचत, विनियोग, रोजगार आदि का निर्धारण व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं पर आधारित होता है। सामान्य कीमत स्तर की विवेचना में वस्तु और साधनों के कीमत सिद्धांत का विश्लेषण आवश्यक होता है। इसी तरह से समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ आधारभूत धारणाएं होती हैं। इसमें है उपभोग वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदी और उपभोग की जाती हैं और इन्हें आगे किसी उत्पादन क्रिया में प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति मशीन खरीदता है, सिलाई मशीन, उसमें वो सिलाई करता है अपने घर के लिए, तो ये उपभोग वस्तु है क्योंकि वो उसका अंतिम उपभोग कर रहा है। उपभोक्ता वस्तुएं दो तरह की होती हैं, पहला है टिकाऊ वस्तुएं और दूसरा है गैर टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं वो होती हैं जो लंबे समय तक स्थिर रहती हैं। वस्तुओं को टिकाऊ वस्तुएं कहा जाता है, जैसे कार है, स्कूटर है। और गैर टिकाऊ वस्तुएं जो जल्दी से जिनका जीवन काल समझ लो छोटा होता है, जैसे साबुन है, पेस्ट है, फल है। उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक फर्म द्वारा उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं।
जैसे सिलाई मशीन है, अगर इसको कोई टेलर ले रहा है तो टेलर क्या करता है, मशीन में सिलाई करता है और उस सिलाई से वो कमाई कर रहा है, साथ ही आर्थिक रूप से वो अपने को विकसित कर रहा है। तो ये उत्पादक वस्तु हो गई उसके लिए मशीन। उत्पादक वस्तुएं दो तरह की होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं का मतलब है अर्धनिर्मित वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जाता है। एक फर्म का ऐसा उत्पाद जिसका अंतिम उपभोग न होकर किसी दूसरी उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है। दूसरा है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजी उत्पत्ति के साधनों में से एक है। पूंजी प्राकृतिक उपहारों के अलावा संपत्ति के उन रूपों को सम्मिलित करता है जिनसे आय उत्पन्न होती है। पूंजी वस्तुओं के उस स्टॉक को सूचित करता है जिनका प्रयोग उत्पादन में किया जाता है और जो स्वयं उत्पादित किया जाता है। या हम कह सकते हैं पूंजी उन उत्पादक वस्तुओं को सूचित करती है जिनका प्रयोग उपभोग के लिए नहीं किया जाता बल्कि अगली उत्पादन प्रक्रिया में फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। स्टॉक या प्रवाह। स्टॉक का संबंध किसी निश्चित समय से होता है, जबकि प्रवाह वह मात्रा है जो एक समय अवधि में मापी जाती है। स्टॉक का समय काल नहीं होता, जबकि प्रवाह का समय काल होता है। जैसे किसी व्यक्ति की संपत्ति स्टॉक है क्योंकि वो एक निश्चित समय पर व्यक्ति की वस्तु भंडार को बताती है, जबकि व्यक्ति की आय एक प्रवाह है जिसका संबंध एक समय काल से है, जैसे 1 माह या 1 साल। तो यहाँ पर एक समय काल निर्धारित है, तो ये इसलिए आय एक प्रवाह है, जबकि संपत्ति जो है ये स्टॉक कहलाती है। जैसे हम कहेंगे किसी व्यक्ति की 1 जुलाई 2015 को संपत्ति 5 लाख थी, तो ये संपत्ति कहलाएगी। स्टॉक के उदाहरण है संपत्ति, मुद्रा की मात्रा, पूंजी, एक देश में मुद्रा की पूर्ति या श्रम बल। प्रवाह के उदाहरण है आय, मुद्रा का व्यय, पूंजी निर्माण, देश की मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन, पूंजी पर ब्याज। इसी तरह से गेहूं का विक्रय, ये भी प्रवाह के अंतर्गत आता है। स्टॉक और प्रवाह में कुछ अंतर है। स्टॉक का अर्थ किसी एक विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा है। एक विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा को स्टॉक कहते हैं। प्रवाह का अर्थ एक आर्थिक चर की वह मात्रा है जिसे किसी समय अवधि के दौरान मापा जाता है। स्टॉक का कोई समय परिमाप नहीं होता। प्रवाह का समय परिमाप होता है, जैसे प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रति घंटा, प्रति मिनट आदि। विनियोग या निवेश पूंजी निर्माण की प्रक्रिया विनियोग है, अर्थात पूंजी के स्टॉक में वृद्धि विनियोग कहलाती है। तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को विनियोग कहते हैं। पूंजी निर्माण से मतलब हो गया पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को इन्वेस्टमेंट या विनियोग कहते हैं। विनियोग 2 प्रकार का होता है, स्थिर विनियोग और माल सूची विनियोग। स्थिर विनियोग एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादकों की स्थिर संपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि स्थिर विनियोग कहलाती है, जबकि दूसरी ओर एक वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को उत्पादक का माल सूची विनियोग कहते हैं। सकल विनियोग और शुद्ध विनियोग। फर्म द्वारा उत्पादकी उपकरणों पर किया गया कुल व्यय सकल विनियोग को बताता है। यदि सकल विनियोग में से घिसावट घटा दें तो हमें शुद्ध विनियोग प्राप्त होता है। सकल विनियोग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो सकल विनियोग मतलब जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। घिसावट या मूल्यह्रास। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो परिसंपत्तियां हैं इनके मूल्य में घिसावट आती है, इसको मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास का प्रतिशत स्थिर परिसंपत्ति की आयु के आधार पर निकाला जाता है।
जब कभी भी किसी चीज़ का उत्पादन होता है वहाँ पे मशीनों में घिसते रहती हैं, वहाँ उसमें टूट फूट होते रहती है, तो ये सब घिसावट कहलाती है और इसको मूल्यह्रास कहा जाता है। तो इस तरह से आपने इस पूरे चैप्टर में देखा समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र, समष्टि आर्थिक विश्लेषण का महत्व, उपभोग वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, स्टॉक के बारे में, प्रवाह के बारे में, मध्यवर्ती वस्तुएं और विनियोग या इन्वेस्टमेंट, शुद्ध विनियोग, इसी तरह से घिसावट या मूल्य ह्रास के बारे में।